कुष्ठ रोग एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। इसे दीर्घकालिक रोग माना जाता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज 1873 में डॉक्टर G.A. हंसेन ने की थी। इसलिए कुष्ठ रोग को हंसेन रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग का सबसे ज्यादा असर मानव त्वचा, सांस लेने की नलियों, आंखों और शरीर के अन्य अंगों पर पड़ता है, जो लोगों को दिव्यांग बना देता है। सामान्यतः कुष्ठ रोग को दैवी या वंशानुगत माना जाता है, जो कि एक भ्रांति भर है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी दैवीय कदापि नहीं हो सकती है। प्रायः कुष्ठ रोगियों की उपेक्षा की जाती रही है। वैज्ञानिक तथ्यों के सामने आने के बाद उनके इलाज, पुनर्वास के साथ रोगियों के प्रति लोगों में सहानुभूति का भाव जगाने के लिए कई प्रयास शुरू किए गए। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काफी स्नेह और सहानुभूति रखते थे। वे साबरमती आश्रम में उनकी सेवा किया करते थे। महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम के कारण वर्ष 1955 में भारत सरकार ने कुष्ठ रोग निवारण अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस की घोषणा के साथ बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगियों के इलाज, देखभाल और उनके पुनर्वास के जरिए समाज की मुख्य धारा में लाने का अभियान चलाया गया। कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। कमोवेश सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुष्ठ रोगियों के इलाज की व्यवस्था की गई है। चिकित्सक कुष्ठ रोग से जुड़ी तमाम समस्याओं और उनके समाधान की जानकारी भी रोगियों और उनके परिजनों को देते हैं। दोनों तरह के केसेस पाए गए हैं। इसमें पॉसी बैसिलरी भी है और मल्टी बैसिलरी भी है। इन मरीजों की कोई समस्याओं होने पर हमारे चिकित्सक हमेशा मौजूद रहते हैं। चिकित्सक उनको बीमारी के बारे में बताते हैं, सेल्फ केयर के बारे में बताते हैं। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं जो कि उनकी ज़रूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपी के बारे में बताते हैं, ताकि उनकी सारे अंग अच्छे तरह से काम कर सकें और वो अच्छी लाइफ जी सकें। कुष्ठ मरीजों की चिकित्सा, शारीरिक अभ्यास और पुनर्वास के लिए सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। संस्था के विशेषज्ञ मरीजों के घर पर या फिर कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी में जाकर उनकी देखभाल करते हैं। सरकार का जो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कर रहा है, उसके साथ एनएलआर इंडिया फाउंडेशन 7 राज्यों के 129 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ है कुष्ठ के लिए कार्य करना, उनका सतत विकास करना। स्वयंसेवी संस्था कुष्ठ मरीजों की शिनाख्त करने और उन्हें सरकारी अस्पतालों तक ले जाकर इलाज सुनिश्चित कराने का प्रयास करती है। साथ ही रोगियों को स्वरक्षा के गुर भी सिखाती है। इस अभ्यास से रोगी रोग के प्रति जागरूक होते हैं। स्वरक्षा अभ्यास जैसे हमको बताया गया है, हम लोग करते हैं, बड़ी अच्छा रहते हैं और बड़ी फायदेमंद है हम लोगों को। हम लोग तगाड़ी में पानी लेकर 20 मिनट तक हाथ पैर को भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद फिर बाहर निकाल लेते हैं हाथ पाँव को। फिर उसके बाद तेल मालिश करते हैं, जिससे हम लोगों का हाथ पैर मुलायम रहे। कहीं चोट लग जाए, घाव लग जाए तो हम लोगों को मालूम चल सके। कुष्ठ रोगियों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्था परिवार की मदद करती है। इस तरह के प्रयास समाज में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना और रोजगार से जोड़ने के लिए उपकरण खरीदना और एजुकेशन में कॉपी किताब इस तरह के सहायता करना। और मैं श्री गंगा कुष्ठ आश्रम में रहती हूँ। यहाँ 15 लेप्रोसी
लोग रहते हैं और यहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। कुष्ठ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार एवं स्वयंसेवी संस्था गंभीर पहल करती दिखलाई पड़ती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराया जा रहा है। इन लोगों को कभी भी जरूरत पड़ती है तो और भी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आर्थिक मदद किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें सहायता की जाती है। दिव्यांगों द्वारा गठित समूहों में गांव या पास पड़ोस के कुष्ठ रोग से निजात पा चुके लोगों को जोड़कर पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। समूह के प्रयास से उनका सामाजिक व आर्थिक विकास होगा, साथ ही वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज हमें कुछ लोग हुआ था, इससे हम लोग थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ काम धंधे जा रहे हैं। थोड़ा जो कुष्ठ के रोगी होते हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत विकृत हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा समय बदल गया है। जो कलंक की भावना थी पहले, वो अब हट चुकी है। समाज में इनको स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से समाज सेवी और गवर्नमेंट भी इस पे सुदृढ़ता के साथ काम कर रही है। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर दिव्यांग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। संस्था के प्रयासों से कोई अपनी दुकान चला रहा है तो कोई कुटीर उद्यम और कोई स्वयं शिक्षित होकर कोचिंग सेंटर। ऐसे लाभार्थी अब किसी पर बोझ नहीं है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। एनएलआर फाउंडेशन की सहायता से हम लोग ये समूह को चलाते हैं, जिसमें कि हमारी आर्थिक स्थिति भी इसी में सुधरी है। थोड़ा से हम इसका कारोबार, इसका लाभ भी ले रहे हैं। इसमें हमारा ऑटो भी इसी के पैसे से लिए हैं और भी लोगों को थोड़ा सहायता मदद करते हैं हम लोग। मैं कोचिंग संस्था चलाता हूँ और कुछ बच्चों को मैं पढ़ा कर अपना जीविका चला लेता हूँ और कुछ ही लेकर चला लेते हैं और उसके बाद फिर बच्चे का सोचते हैं भविष्य बन जाए। समूह सहायता से हम लोग के रोजगार मिलल है, रोजगार कंघी का करत ही जा, यही में रोजी रोजगार अच्छा से चला था। कुष्ठ रोग से पीड़ित और स्वस्थ हो चुके लोग काफी हद तक अपनी दिनचर्या एवं जरूरतें स्वयं पूरी कर ले रहे हैं। महात्मा गांधी की सोच एवं पहल के परिणाम स्वरूप सरकार के प्रयासों से समाज में आई जागरूकता के कारण कुष्ठ रोगियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अपने जीवन को नई उम्मीद के साथ जी रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना कि जानकारी ही बचाव है। हाँ, ये बात हमारे जीवन के हर पहलू पर 100% खरी उतरती है। इसीलिए तो हम आज बातचीत करेंगे सतर्कता और जागरूकता पर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि सतर्कता, जागरूकता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और आत्मविश्वास ही किसी भी राष्ट्र के आगे बढ़ने की सबसे मजबूत कड़ियां हैं। तो चलिए आज इस अवसर पर इस विषय पर बातचीत करते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। आप सहायक प्रबंधक हैं मानव संसाधन उत्तरी क्षेत्र लखनऊ में। तो सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिथिलेश जी हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मैम। और जब हम सतर्कता, जागरूकता की और जानकारी की बात करते हैं, सावधानी की बात करते हैं, तो इसके आशय जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अलग अलग निकलते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम जिस सतर्कता और जागरूकता की बात कर रहे हैं उसका आशय क्या है? आज हम जिस विषय पर यहाँ उपस्थित हैं जी, हमारा सतर्कता से अभिप्राय भारत सरकार के कर्मचारियों एवं संस्थानों से संबंधित सतर्कता बरतने से है।
जी। ताकि हमारे कर्मचारी जो भी हैं केंद्रीय सरकार के और जितने भी संस्थान हैं जी। उनकी कार्य पद्धति में सुधार लाया जा सके और उनमें पारदर्शिता लाया जा सके, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से कर सकें और त्रुटि की कोई संभावना न रहे। इसके लिए हमको, आपको और समस्त नागरिक को सतर्क रहने की जरूरत है। जी। तो सतर्कता एक तरह से ये प्रिवेंटिव होता है, ताकि हम कोई गलती न कर सकें, चाहे वह हमसे अनजाने में ही क्यों न हो। बिल्कुल। इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने बनाए गए नियम कानूनों का पालन करें, उनकी जानकारी रखें और जो भी हमारे डेलीगेशन ऑफ पावर पद के हिसाब से बनाए गए हैं उसका हम जानकारी रखते हुए अनुपालन अवश्य करें। जी बिल्कुल। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि गलती से भी गलती न हो, और अगर गलती हो ही गई हो तो सुधार की कितनी गुंजाइश है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी की जब हम बात करते हैं और सतर्कता की बात करते हैं और इस परिप्रेक्ष्य में कि आप एक राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद पे हो, किसी भी विभाग में हो, तो उस स्थिति में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं, किस तरीके से हमें अपने कार्य को अंजाम देना है। तो आज इसी जानकारी के तहत हम जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर है और राष्ट्रहित में लगा हुआ है, तो उसके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं, जिससे कि कोई भी गलती वो न कर सके। जी। उसके मौलिक कर्तव्य यही हैं कि वह अपने अधिकार और कर्तव्य जो उसके पद के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं उसका वह विधिवत अनुपालन करे जी। और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं रखनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कार्य पद्धति में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को अपनाए। जी। क्योंकि अगर आप सत्यनिष्ठा और ईमानदारी इन दो से हटने का प्रयास करेंगे तो आपके सार्वजनिक लाइफ में त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। जी। और आपका जो पद है, जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उसके साथ साथ उसका बुरा प्रभाव आपके सामाजिक और सार्वजनिक जीवन पर भी पड़ता है। जी बिल्कुल। तो कब ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसा भी विभाग होना चाहिए और एक इस तरीके की भी कमेटी होनी चाहिए जो नज़र रख सके कि हम अपने कर्तव्य निष्ठा और अपनी ईमानदारी के प्रति कितने सतर्क हैं? कब से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, हमारा जो भी सिस्टम बनाया गया है वो तो संवैधानिक अनुरूप चलता ही है जी। फिर भी मुख्य कारण यही होता है कि जो भी जिम्मेदारियां लोगों पर बांटी जाती हैं जी, और उसमें अज्ञानता जानबूझकर चाहे जिससे भी हो जी, जब थोड़ी सी भी रहती है तो उससे त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को दृष्टिगत भारत सरकार ने सन 1964 में जी, यह सुझाव दिया कि एक सतर्कता कमीशन का गठन होना चाहिए जी। तो बिल्कुल। और ऐसे में जब ये आवश्यकता महसूस हुई तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आए होंगे जानकारी में मौजूदा सरकार के, तभी ये निर्णय भी लिया गया और इन इंसिडेंट्स से हमें बचना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हर बार एक नारा दिया जाता है और इस बार भी कोई नारा होगा जो सतर्कता और जागरूकता के लिए है। जी जी हाँ, देखिए ह्यूमन नेचर है जी, ह्यूमन नेचर हमारा आपका और पूरे नागरिकों का जी एक दूसरे से मिल नहीं खाता है, तो उसमें कुछ न कुछ भिन्नता तो पाई जाती है जी। तो उसमें समानता लाने के लिए हमें जो है एक उद्देश्य लेकर एक टारगेट लेकर चलना पड़ता है, एक जिसको हम जन जागरूकता के रूप में कह सकते हैं, ताकि उस टारगेट को हम आप और जो हमसे जुड़े हैं वो भी नहीं जुड़े हैं वो भी सभी लेकर चल सकें जी। तो इसी को लेकर के हमारा सीबीसी जो है हर वर्ष कोई न कोई एक थीम बनाता है जी। जैसे इस वर्ष का थीम उन्होंने दिया है कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष जी, यानी सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता जी। तो आत्मनिर्भरता चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक तरह से
मूल जी, इस समय जो विचार है। हमारे हाँ, देश की स्थिति है उसमें जी, जी। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम सभी अग्रसर हाँ, हैं। जी, तो हमारा सारा जितना भी सरकारी तंत्र है आत्मनिर्भरता से जुड़ रहा है, तो हमारा सीबीसी भी इसी आत्मनिर्भरता को सत्यनिष्ठा से जोड़ करके और इस वर्ष का थीम रखा है। जी, और जैसा कि पिछले साल तो थीम रखा गया था कि सतर्क भारत समृद्ध भारत, जी, और उसके पहले 2019 में रखा गया था कि ईमानदारी एक जीवन शैली। जी, तो इसी प्रकार बीच में भी कितनी बार करप्शन फ्री इंडिया ऐसा करके, फिर करप्शन को रोकने के लिए जनभागिता जी, जरूरी है ऐसे करके 2016 में भी रखा गया था। तो हर वर्ष जो है सीबीसी अपने सरकार के मंशा के अनुरूप जी, उसको थीम को बदलती रहती है, जी, ताकि हमारा देश संतुलित रह करके और अपना काम करे, ताकि हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सकें। जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार पनपता है तो वह एक ऐसा रूप ले लेता है कि किसी न किसी का हक वहां पर मारा जाता है। जी, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में शिक्षा देना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही मुश्किल काम है। जी, बिल्कुल। कि लोकतंत्र को शिक्षित करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं राजनीतिक दल। जी, और लोग को, जनता को अगर वाकई शिक्षित करना है, जागरूक करना है, तो राजनीतिक दल को वैसा ही आचरण करना पड़ेगा, तभी जनता हमारी जागरूक होगी। बिल्कुल, यानी कि अपने उदाहरण से माता पिता से लेकर के पारिवारिक अगर स्तर की बात करें और सामाजिक स्तर की बात करें तो गुरुजनों से लेकर के जो है, और जैसा कि सर ने कहा कि जो वरिष्ठ जन हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं समाज के तबके के, ऐसे लोग जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वो ऐसा चरित्र रखें जिससे कि कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी, और गांधी जी के कथनों में अगर कहें तो उन्होंने तो पूरा जीवन ही सत्य के प्रयोग पे बिता दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपना उदाहरण रखेंगे तो शायद जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें सतर्कता और जागरूकता के लिए किसी अभियान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सतर्कता और जागरूकता एक ऐसा पहलू है जहां कार्य करने वाले से लेकर के कार्य कराने वाले तक पे ये बात लागू होती है। तो एक सामाजिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो है, हम जब अपने किसी कार्य के लिए किसी दफ्तर या विभाग में जाते हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि हम ऐसा कोई माहौल या कोई ऐसा इशारा न दें जिससे कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त हो। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम 100-200 लोगों के साथ किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, किसी उद्देश्य पर जाना चाहते हैं जी, तो सबसे पहले हमको आपको अपने घर से अकेले निकलना पड़ता है। जी, तो जिस तरह से आप अपने घर से अकेले निकलती हैं, तब जाकर के 100-200 लोग इकट्ठा होते हैं और आप अपने उद्देश्य से लक्ष्य की ओर चलते हैं। उसी तरह से सत्यनिष्ठा भी सबसे पहले हमें अपने अंदर देखनी पड़ेगी, अपने अंदर अपनानी पड़ेगी। और हम अगर सोचें कि नहीं सत्यनिष्ठा सभी लोग एक साथ करें तो हम सत्यनिष्ठा की राह पर नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल होगा। जी, इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि सत्यनिष्ठा हम अपने अंदर लेकर के तब आगे बढ़ें। जी, जब हमारे अंदर होगी, आप भी अपने अंदर देखेंगे, हर नागरिक को यह अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि सत्यनिष्ठा वो खुद अपनाए, जी, तभी देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि लोकतंत्र है, हमारे कहने से आप नहीं बदल सकती है, ना आपके कहने से हम बदल सकते हैं। जी, इसलिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, उसके बाद समाज अपने आप बदलेगा। बिल्कुल, हम बदलेंगे जग बदलेगा, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं गलती हो ही जाती है तो उसके लिए भी निश्चित रूप से कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो जब ये गलतियां हो जाती हैं, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसे? देखिए, गलतियां अगर सभी लोग अपनी अपनी जवाबदेही देखें जी, तो उसको शुरुआती दौर में ही दूर किया जा सकता है। क्योंकि हर एक कार्य के लिए एक चैनल बना होता है। अगर नीचे के अधिकारी से इनिशिएट करते समय ही कोई त्रुटि हो गई है तो उसके ऊपर के अधिकारी के पास जब भी कोई प्रस्ताव पहुंचता है तो उसको भी देखना चाहिए जी, कि नीचे से जो फाइल आ रही हमारे पास वह सही ढंग से आई कि नहीं। तो
अगर वह खुद विजिल रहता है जी, वह सतर्क रहता है तो नीचे वाले की गलती को वह पकड़कर सुधार सकता है जी। यही इस तरह से सब चैनल बना हुआ है, इसीलिए सबके अप्रूविंग अथॉरिटी होते हैं, सबका डेलीगेशन ऑफ पावर होता है। तो सबको यही चाहिए कि अपने अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते समय ये डीओपी का ध्यान रखें और तब त्रुटियां अपने आप विभाग में ही समाप्त हो सकती हैं। और रही बात कि त्रुटि हो जाने की, तो त्रुटि होने के पीछे बहुत सा होता है कि जैसे मैं ईमानदार हूं, मैं किसी प्रकार का रिश्वत नहीं लेता, मैं जानबूझकर कोई गलती नहीं कर रहा हूं, मेरे ऊपर किसी अधिकारी का प्रेशर आ जाता है कि ये काम करना है, किसी का आ जाता है, तो ऐसे में आदमी अपने से गलती नहीं करता है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसी चूक हो सकती है। तो वहां पर हमें अपने सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने सिस्टम से चलना है, नहीं किसी के मौखिक कहने से। जी, तो हमेशा ही जो भी हो, अगर त्रुटि हो जाती है जी, तो वह तो आगे त्रुटि न हो इसके लिए दंड का प्रावधान तो बिल्कुल। है और बहुत बहुत और उसे धन्यवाद स्वीकार भी आपको करना देना चाहिए। चाहेंगे कि आपने आज इस अवसर पर और इस विषय पर इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। तो मैसेज यही है कि हम अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से अपने कार्य को उसका पालन करते रहें ताकि हमारी किसी भी छोटी सी बड़ी चूक से राष्ट्र हित खतरे में ना आए। तो इसी संदेश के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, एक बार फिर इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार। जी, नमस्कार।